देखो कहां से शुरू किया था, एक बार फिर से देखना। सबसे पहले भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28 राज्य, 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8। तो सबसे पहले 28 राज्य कौन कौन से हैं उनको देखना है। तो 28 राज्य कैसे याद करना है? नॉर्मल वैसे याद नहीं करना है जैसे हम लोग करते हैं कि हम ऊपर से नीचे तक बोलते चले जाएं, यहाँ से कि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, इस तरह से नहीं करना। सबसे पहले राज्यों को बांट लेना है। तो ध्यान रखना है किस तरह से राज्यों को बांटेंगे। तो राज्यों के नाम याद करने के लिए राज्यों को बांटना है ताकि हमें ध्यान रहे कौन सा राज्य किस हिस्से में आ रहा है। तो सबसे पहले हम राज्यों के नाम लिखकर उनको बांटे कैसे। सबसे पहले हम लिखेंगे पूर्वी राज्य। सबसे पहले पूर्वी राज्य। तो पूर्वी राज्य कौन कौन से हैं ये देखना है। तो पूर्वी राज्यों में, पूर्व दिशा की बात हो रही, तो पूर्वी राज्यों में इस वाले राज्य आएंगे, ये पूर्वी दिशा के राज्य कहलाते हैं, ये वाले इतने। इसको छोड़ देना है क्योंकि ये कौन से भारत में आता है? पूर्वोत्तर भारत में। ये पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है, इसलिए इसको नहीं जोड़ा जाएगा। ये दिशा पूर्व उत्तर है। पूर्वी राज्यों में सबसे पहला राज्य है बिहार। बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के बाद ओडिशा। ओडिशा। तो राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 4। यानी पूर्वी भारत में कितने राज्य शामिल हो गए? 4। अगला दूसरा है पश्चिमी राज्य। पश्चिमी राज्यों में कौन कौन से राज्य आएंगे? तो पहले मैप में देखें पश्चिमी राज्य में कौन कौन से राज्य हैं। तो गुजरात से लेकर ये जो राज्य, महाराष्ट्र और फिर गोवा, ये राज्य, ये सब राज्य पश्चिमी भारत का हिस्सा कहे जाएंगे। कौन कौन से? महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा। और गोवा ये पश्चिमी भारत का हिस्सा है। इसके बाद अगला आता है उत्तर भारत के राज्य। उत्तर भारत के राज्य। उत्तर भारत के राज्यों को हम क्या लिखेंगे? ये सब उत्तर भारत के राज्य हैं, इतने जो आपको ऊपर दिख रहे हैं ये सब उत्तर भारत के राज्य हैं ऊपर। लेकिन जब राज्य लिखेंगे तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़ देंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर लद्दाख अब क्या हो चुके हैं? केंद्र शासित प्रदेश। और ध्यान रखना जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल गया, एक जम्मू कश्मीर में और दूसरा लद्दाख में। और जिस दिन ये जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम जिस दिन लागू हुआ, तारीख है 31 अक्टूबर 2019। तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदला। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। ये तारीख याद रखना। और 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 31 अक्टूबर। किसका जन्मदिन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन इसी दिन होता है। और उन्हीं को सम्मान देने के लिए ये अधिनियम, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया 31 अक्टूबर 2019 को। उत्तर भारत के राज्यों में इन दोनों को छोड़ेंगे क्योंकि केंद्र शासित है। पहला राज्य लिखेंगे हिमाचल प्रदेश। पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद जो अगला राज्य है वो है हरियाणा। हरियाणा के बाद पंजाब और पंजाब के बाद राजस्थान और राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश कौन से हिस्से में आएगा? उत्तर भारत के हिस्से में। कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 और 6 राज्य आते हैं उत्तर भारत में और 3 राज्य आते हैं पश्चिम भारत में और 4 राज्य आते हैं पूर्व भारत में। उत्तर भारत के बाद अगला है दक्षिण भारत के राज्य। अगला है दक्षिण भारत के राज्य। तो दक्षिण भारत के राज्यों में कौन कौन से हैं? ये इसके नीचे आपको जितने राज्य दिख रहे हैं ये सब कौन है? दक्षिण भारत के राज्य। इस तरह से यहां अलग कर दे रहा हूं। ये राज्य कहलाते हैं दक्षिण भारत के राज्य। इन राज्यों को दक्षिण भारत का राज्य कहते हैं। कौन कौन से हैं वो देखिए। तो सबसे पहले लिखेंगे केरल। केरल के ही पड़ोस में पूरब की तरफ कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद कर्नाटक। कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बाद है तेलंगाना। और तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कब अलग हुआ? 2 जून सन 2014।
जो नए राज्य हैं इनके निर्माण की तिथि भी याद रखनी है। तेलंगाना, कितने राज्य हो गए? 5, 1 2 3 4 5, तो इनकी संख्या हो गई 5। ये संख्या टोटल कितनी हुई? 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18। इसके बाद लिखेंगे मध्य भारत के राज्य। मध्य भारत के राज्य, और मध्य भारत के राज्यों में कौन से राज्य हैं? 2, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये मध्य भारत के राज्य हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। राज्यों की संख्या 20 हो चुकी है और राज्य कितने हैं? 28। तो 20 में से 28 में से -20 करें, कितने बचे? 8। और ये 8 राज्य कौन से वाले हैं? यही पूर्वोत्तर भारत के। ये पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 8। तो पूर्वोत्तर भारत के राज्य कौन कौन से हैं? लास्ट में हमको वो लिखना है। तो पूर्वोत्तर भारत के राज्य, पूर्वोत्तर भारत के राज्य ये कौन कौन से राज्य हैं? 8 राज्य। तो इन 8 राज्यों के नाम मैं उधर लिख रहा हूं, इसको देखना। सबसे पहला राज्य है सिक्किम। ये वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम के बाद अगला है अरुणाचल प्रदेश। तो अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद अगला नागालैंड। नागालैंड के बाद मणिपुर, फिर मिजोरम। मिजोरम के बाद 6 नंबर पर है त्रिपुरा, 7 नंबर पर मेघालय और 8 नंबर पर असम। ये 8 राज्य पूर्वोत्तर भारत के हैं। अब देखो राज्यों की संख्या 4 3 7 6 13 5 18, 2 20 और 8 28। ये 28 हो गए और इन सबकी राजधानियां याद रखनी है। तो एक बार राजधानियां बोल लो लाइन से। बिहार की राजधानी पटना, झारखंड की रांची, पश्चिम बंगाल की कोलकाता, ओडिशा की भुवनेश्वर, महाराष्ट्र की मुंबई, गुजरात की गांधीनगर, गोवा की पणजी, हिमाचल प्रदेश की शिमला और दूसरी राजधानी धर्मशाला। तो हिमाचल प्रदेश की कितनी राजधानी? 2, एक शिमला एक धर्मशाला। उत्तराखंड की देहरादून और प्रस्तावित राजधानी गैरसैंण। उत्तराखंड की 2 राजधानियां कौन कौन सी? देहरादून और एक प्रस्तावित है वो कौन सी? गैरसैंण। अगला हरियाणा की चंडीगढ़, पंजाब की चंडीगढ़, राजस्थान की जयपुर, उत्तर प्रदेश की लखनऊ। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की चेन्नई, कर्नाटक की बेंगलुरु, कर्नाटक की बेंगलुरु। केम्पेगौड़ा, केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा कहाँ है? केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा बेंगलुरु, यानी बेंगलुरु एयरपोर्ट का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की राजधानी, आंध्र प्रदेश की अमरावती और तेलंगाना की हैदराबाद। तेलंगाना का निर्माण कब हुआ? तो तेलंगाना अस्तित्व में आया 2 जून सन 2014 को। यानी अगर आपसे कहा जाए सबसे नए राज्य का नाम बताना है तो सबसे नया राज्य कौन सा हो गया? तेलंगाना। अगला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, छत्तीसगढ़ की नया रायपुर। इसके बाद इनकी राजधानी देखो, सबसे इंपॉर्टेंट राजधानियां पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की हैं। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मिजोरम की आइजोल, त्रिपुरा की अगरतला, मेघालय की शिलोंग और असम की दिसपुर, असम की राजधानी दिसपुर। तो ये हमारे राज्य रहे। और राज्यों को जब भी याद करने का तरीका है या कोई भी पूछता है तो राज्य इसी तरह बताने हैं, इस तरह ऊपर से नीचे का क्रम नहीं, क्योंकि फिर ये नहीं पता चलता कौन सा पूर्वी भारत का है कौन सा पश्चिमी भारत का है। तो इस तरह से बताने हैं। इसके बाद बसते हैं अपने केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेशों की भी राजधानियां पता होनी चाहिए। तो केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं पहले वो लिखेंगे, और इन केंद्र शासित प्रदेशों को उनके क्षेत्रफल के घटते हुए क्रम में लिखेंगे, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों का क्षेत्रफल भी पूछा जाता है कि किसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, किसका क्षेत्रफल सबसे छोटा है, या सही क्रम बताना है। तो देखिए यूटीज कितने हैं? 8। तो इनको हम इनके क्रम में लिख रहे हैं क्षेत्रफल के। सबसे बड़ा क्षेत्रफल के मामले में कौन है? लद्दाख। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा है जम्मू एंड कश्मीर, और तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा है अंडमान निकोबार, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ये तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा है। लेकिन ध्यान रखना 31 अक्टूबर सन 2019 से पहले, 31 अक्टूबर सन 2019 से पहले भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन था? अंडमान निकोबार। लेकिन अब भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, और दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर। चौथे नंबर पर
चौथे नंबर पर दिल्ली, एनसीटी ऑफ दिल्ली, एनसीटी ऑफ दिल्ली, एनसीटी ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। अगर आप दिल्ली भी लिख दो तो गलत नहीं, लेकिन दिल्ली का नाम क्या है अब? एनसीटी ऑफ दिल्ली। पांचवें नंबर पर चंडीगढ़ नहीं, चंडीगढ़ तो सातवें नंबर पर है। पांचवें नंबर पर है दमन एवं दीव तथा दादरा नगर हवेली। अगला पुदुचेरी, पुदुचेरी के बाद चंडीगढ़ और चंडीगढ़ के बाद लक्षद्वीप। यानी सबसे छोटा केंद्र शासित अगर पूछा जाए तो कौन होगा? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। ध्यान रखना, लक्षद्वीप का क्षेत्रफल केवल 32 किलोमीटर स्क्वायर है, बस 32 किलोमीटर स्क्वायर, और लद्दाख का क्षेत्रफल लगभग 96,000 वर्ग किलोमीटर है। ये इनके क्षेत्रफल की बात होगी। इन सबकी राजधानियां पूछी गई। तो लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। लद्दाख की राजधानी का नाम लेह। जम्मू कश्मीर की राजधानी का नाम श्रीनगर, और इसकी दूसरी राजधानी कौन सी? जम्मू। जम्मू कश्मीर है शीतकालीन जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू शीतकालीन, और श्रीनगर कौन सी? ग्रीष्मकालीन। अंडमान निकोबार की राजधानी? अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर। और अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर पर एक सवाल खूब आता है कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार के कौन से द्वीप पर है? कौन से द्वीप पर है? इसको वहीं रखना ही पड़ेगा, पास में कैसे पकड़ता है। हाँ, तो कौन से द्वीप पर है? तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार के दक्षिण अंडमान द्वीप का हिस्सा है। कौन से द्वीप का? दक्षिण अंडमान द्वीप का हिस्सा, दक्षिण अंडमान। ध्यान रखना, पूछा हुआ सवाल है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कौन से द्वीप का हिस्सा है? दक्षिण अंडमान द्वीप का। अगला, दिल्ली की राजधानी दिल्ली, दमन दीव और दादरा नगर हवेली। ध्यान रखिएगा, जनवरी 2020 से पहले दमन एवं दीव अलग केंद्र शासित प्रदेश था और दादरा नगर हवेली अलग केंद्र शासित प्रदेश था। ये दोनों अलग अलग थे, लेकिन जनवरी 2020 में इनको मिलाकर एक कर दिया गया। तो जब अलग थे तो दमन और दीव की राजधानी क्या थी? दमन। दमन और दीव की राजधानी क्या थी? दमन। और दादरा नगर हवेली की राजधानी का नाम था सिलवासा। लेकिन जब ये दोनों एक ही केंद्र शासित प्रदेश बन गए तो राजधानी हो गई दमन। अब अगर पूछा जाए दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली नाम के केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी क्या है? दमन। तो सिलवासा क्या है? इस केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ा नगर। ये अब सबसे बड़ा नगर है, अब ये राजधानी नहीं है। राजधानी कौन हो गई? दमन राजधानी। अगर पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी, पुदुचेरी की पुदुचेरी, चंडीगढ़ की चंडीगढ़, और लक्षद्वीप की कावारत्ती। एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारत्ती। ये होगा केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां। फिर इसके बाद हमने एक केंद्र शासित प्रदेश के बारे में अलग से पढ़ा, कौन सा? पुदुचेरी। पुदुचेरी में कितने जिले हैं? पहली बात तो पुदुचेरी में जिलों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से जिले हैं? पहला यनम, दूसरा पुदुचेरी, तीसरा कराईकल और चौथा माहे। और ये 4 जिले पुदुचेरी के, ये 3 राज्यों में फैले हुए हैं। कितने राज्यों में? 3। तो जैसे अगर कहा जाए भाई पुदुचेरी कहाँ है केंद्र शासित प्रदेश, तो देखो इस वाले मैप पर एक इसका जिला है यनम नाम का, वो कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में यनम नाम का जिला है, यहीं लिख दे रहा हूं। यनम नाम का जिला है आंध्र प्रदेश में। एक जिला है पुदुचेरी और एक जिला है कराईकल, तो यहां पर है पुदुचेरी। तीसरा जिला कौन सा है? कराईकल। और चौथा जिला जो है माहे, वो कहाँ है? केरल में। माहे केरल में। इसीलिए एग्जाम में सवाल आता है कि पुदुचेरी के 4 जिले या पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो 3 राज्यों में फैला हुआ है। टोटल कितने जिले हैं? 4। राजधानी कौन सा वाला है? यही पुदुचेरी। केंद्र शासित प्रदेश का नाम भी पुदुचेरी और ये भी। तो ध्यान रखना, पुदुचेरी का नाम पहले क्या था? पौंडीचेरी। सन 2006 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? पुदुचेरी। अब पुदुचेरी में कितने जिले हैं? 4। कितने जिले? 4 जिले। तो 4 जिले कौन कौन से हैं? यनम पहला, दूसरा पुदुचेरी के नाम से ही जिला है, तीसरा कराईकल, और कराईकल का एक नाम और है करिकाल।
करिकाल कौन से वंश का शासक था? करिकाल चोल वंश का शासक था। करिकाल चोल वंश का शासक था। और करिकाल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पांव जला व्यक्ति। करिकाल का शाब्दिक अर्थ क्या है? पांव जला व्यक्ति। एंशिएंट हिस्ट्री में सवाल पूछा जाता है कि करिकाल का शाब्दिक अर्थ क्या है? पांव जला व्यक्ति। ठीक, तो देखो, और चौथा जिला कौन सा है? माहे। चौथा है माहे। तो यनम कौन से राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। पुदुचेरी और कराईकल कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में। और माहे कौन से राज्य में है? केरल में। ठीक, हमने चित्र उल्टा बना दिया इस तरफ के लिए, उधर के लिए बनाना चाहिए था, कोई बात नहीं, जगह नहीं थी तो हमने इधर ही बना दिया। तो इसको ध्यान रखना। इतनी बात हमने पुदुचेरी के बारे में पढ़ी। तो पुदुचेरी कितने राज्यों में फैला हुआ है? 3 राज्यों में। जिले कितने हैं? 4 जिले हैं। इसके बाद भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हमने देखा। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। तो पहली बात तो यह है, अक्षांश और देशांतर की बात करें तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? अक्षांश रेखाएं, अक्षांश वृत्त। देखो मैं फिर से बता देता हूं एक बार। अक्षांश वास्तव में क्या होते हैं? अक्षांश वास्तव में पूर्ण वृत्त हैं, यानी वृत्त होते हैं। व्रत होते हैं, ध्यान रखना। अक्षांश वास्तव में क्या होते हैं? व्रत होते हैं। तो अक्षांश व्रत हैं, लेकिन जब आप एक ग्लोब बनाओ तो ग्लोब बनाने पर आपको देखने में क्या लगेगा? इस तरह से। ये अक्षांश खींचे आपने, पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से खींची गई क्षैतिज रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश। ये तुम्हें देखने में रेखा लग रहा है, लेकिन वास्तव में ये रेखा नहीं है। वास्तव में क्या है? व्रत है, क्योंकि ये गोला है। पृथ्वी एक गोला, जब पीछे से इस तरह से घूम के आएगा तो ये संरचना कुछ ऐसी बनेगी। तो वास्तव में अक्षांश से क्या हो गया? व्रत हो गया। तो अक्षांश में अगर तुमसे कहेगा कि अक्षांश व्रतों की संख्या बताओ, तो अक्षांश व्रतों की संख्या कितनी हो गई? 181। लेकिन अगर कहेगा अक्षांश रेखाओं की संख्या बताओ, तो अक्षांश रेखाएं कितनी हो जाएंगी? 179। कारण समझ लो, क्योंकि उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर तुमको पॉइंट मिलेगा, और पॉइंट या बिंदु एक व्रत होता है, ना कि रेखा। इसीलिए व्रत जितने हैं उसमें से कितना घटा दें? 2 घटा दो तो कितना हो जाएगा? 179। तो इसलिए सवाल एग्जाम में आ जाए अक्षांश वृत्तों की संख्या बताओ तो कितनी बताओगे? 181। अक्षांश रेखाओं की कितनी बताओगे? 179। अब इसमें जो बीच में आपने रेखा खींची इसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। कौन सा? 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश के इस तरफ, ऊपर की तरफ सब क्या चलेगा? उत्तर। ये सब यहां से लेकर यहां तक क्या होगा? उत्तर। और 0 के नीचे सब क्या चलेगा? दक्षिण। यहां पर सब क्या होगा? दक्षिण होगा। यानी 0 के बाद 1 2 3 4 करके हम कहां तक जाएंगे? 90 डिग्री तक। 0 के बाद नीचे की तरफ कहां तक आएंगे? 90 डिग्री तक। तो ये 90 डिग्री नॉर्थ होगा और 90 डिग्री साउथ होगा। तो 1-1 डिग्री पर अक्षांश खींचेंगे, तो इसीलिए कितने हो गए यहाँ पर? 90। यहाँ पर कितने हो गए? 90 90 90 180। भाई 90 और 90 180, और बीच वाली एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 181। इसीलिए अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी? 181। जब अक्षांश रेखाएं निकालेंगे तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट घटा देंगे, क्योंकि रेखा चाहिए। तो -2 जब करेंगे, 181 में -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 179। ये अक्षांश हो गए। कुछ इंपॉर्टेंट अक्षांश हैं, जैसे ये 23.5 डिग्री का अक्षांश एक हो गया, जिसको क्या कहते हैं? कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क। और 23.5 डिग्री का जो दक्षिणी अक्षांश है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मकर रेखा। ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। और कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध। क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध, ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है। और सीधी सी बात ध्यान रखना, 2 अक्षांशों के बीच का जो स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? जोन या कटिबंध कहते हैं। अब इसी तरह क्या होगा? देशांतर। तो ध्रुवों से ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर। तो ये सब क्या हैं? देशांतर। जो रेखा ध्रुव से ध्रुव को मिला देगी क्या कहलाएगी? देशांतर कहलाएगी। और देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 360। तो देशांतर कितने होते हैं? 360, क्योंकि वृत्त में एंगल कितने डिग्री का बनता है? 360 का। तो हर 1 डिग्री के एंगल पे खींचा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 360। तो देशांतर रेखाएं कितनी हो गई? 360। लेकिन ध्यान रखना, देशांतर वास्तव में क्या है? देशांतर वास्तव में अर्धव्रत होते हैं। उसी तरह अक्षांश वास्तव में क्या होते हैं? व्रत होते हैं। अब देखो, अब हम देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार देखना है, तो यहाँ पे देखो कैसे देखेंगे। इस वाले को मिटा के फिर बना रहा हूं। तो अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार देखो एक बार फिर से। ये देखो,
अक्षांशीय विस्तार की बात आएगी तो कौन सी रेखाएं खींचनी पड़ेंगी? अक्षांश रेखाएं। तो एक अक्षांश रेखा ये, एक अक्षांश रेखा यहां से, और कई सारी लाइनें जा रही होंगी, उसी तरह से एक अक्षांश रेखा यहां से जाएगी। तो देखो एक बार, यहां पर जो अक्षांश रेखा है इसका नाम है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। इस वाली का नाम है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, और इसका नाम है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब अगर मैं पूछूं भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है टोटल, तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। लेकिन अगर पूछें भारत का मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, ये इसका हो गया विस्तार। अब दूसरी बात सवाल ये पूछा जाए कि भाई बताओ देशांतरी विस्तार क्या है? तो देशांतरी विस्तार देखो, एक देशांतर ये रहा और अगला देशांतर ये रहा, क्योंकि देशांतर रेखाएं इसी तरह से खींची हुई हैं, ये देखो। और भारत यहां पर कहीं स्थित है, यहां पर, क्योंकि कर्क रेखा भारत को बीचों बीच में से काटती है। तो भारत कौन से गोलार्ध का देश हो गया? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? उत्तर पूर्वी गोलार्ध का देश। इसका नाम है 68 डिग्री 7 मिनट। कितना? 68 डिग्री 7 मिनट। क्या लिखूं? ईस्ट या वेस्ट? ईस्ट, क्योंकि पूर्वी देशांतर है। भारत में हमेशा पूर्वी देशांतर होगा और भारत में हमेशा उत्तरी अक्षांश होगा। भारत में कभी भी दक्षिणी अक्षांश नहीं हो सकता और भारत में कभी भी पश्चिमी देशांतर नहीं हो सकता, क्योंकि भारत कौन से गोलार्ध का हिस्सा है? उत्तर और पूर्वी। उत्तर मतलब एन और पूर्वी मतलब ई, तो देशांतर का हमेशा ई लगेगा, देशांतर में हमेशा ई लगेगा, और अक्षांश में हमेशा क्या लगेगा? इसमें एन लगेगा। तो अक्षांश में एन लगेगा और देशांतर में हमेशा क्या लगेगा? ई लगेगा। दूसरा, कहां तक विस्तार है? तो 97 डिग्री 25 मिनट ई तक, यानी पूर्वी देशांतर तक, ये इसका विस्तार हो गया। जब तुम इसका विस्तार निकालोगे यहां पर, तो इसमें कुछ अंतर आएगा। और देशांतर रेखाएं बताती हैं किसके बारे में? समय, समय के बारे में। जितना अंतर होता है देशों के बीच समय में, एक स्थान से दूसरे स्थान पे उतना ही अंतर आ जाता है। जब आप इसको निकालोगे तो अंतर लगभग 2 घंटे का आएगा। कितना? 2 घंटे का। इसीलिए कहा जाता है कि जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय हो जाता है उसके 2 घंटे के बाद गुजरात में सूर्योदय होता है, क्योंकि गुजरात का समय अरुणाचल के समय से 2 घंटा पीछे माना जाएगा अगर देशांतर के हिसाब से चले। लेकिन भारत ने एक ही मानक समय रेखा मान रखी है, और भारत ने जो मानक समय रेखा मानी है वो कौन सी मानी है? तो भारत ने मानक समय रेखा माना है 82.5 डिग्री। किसको? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को। अब देखो यहाँ पर, जैसे मैं इस रेखा को मान लेता हूं 0 डिग्री देशांतर। ये कौन सा मान लेते हैं? 0 डिग्री देशांतर। इसको मैंने मान लिया 0 डिग्री का देशांतर है, और 0 डिग्री का देशांतर ना पूरब होता है ना पश्चिम होता है। ये तो तय करता है कौन पूरब होगा कौन पश्चिम होगा। तो यहां से जब आगे चलोगे तो बताओ, 0 1 2 3 4 करके आगे बढ़ते जाओगे, यहां पर 68 वाली लाइन मिलेगी, यहां पर 97 वाली लाइन मिलेगी। तो हमने मानक समय किसको मान लिया? 82.5 को। और 1 डिग्री देशांतर पर जो समय का अंतर होता है, 1 डिग्री देशांतर पर समय का अंतर कितना होता है? 4 मिनट का। कितने मिनट का? 4 मिनट का। ध्यान रखना है इसको। कैसे ध्यान रखोगे? देखो बता दूं एक बार, क्योंकि पृथ्वी अपनी अक्ष पर एक बार में घूम गई तभी तो 24 घंटा होता है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमने में कितना समय लेती है? 24 घंटा, लगभग 23 घंटे 56 मिनट। ठीक, लेकिन 24 घंटे मान लो तो 360 डिग्री घूम गई 24 घंटे में, यानी मतलब 1440 मिनट में। तो 1 घंटे में कितना घूम जाएगी? तो कितना? 15 डिग्री घूम जाएगी। देखो कैसे घूमेगी, एक बार इसको कैलकुलेशन को देख लो, फिर वो बातें बड़ी आसानी समझ में आ जाएंगी। तो देखो 360 डिग्री घूमने में समय कितना लगेगा? डिग्री घूमने में समय लग रहा है 24 घंटे का। कितना? 24 घंटे का। और 24 घंटे का मतलब मिनट में कितना हो गया? 1440 मिनट। गुणा कर दो 60 से, कितना आएगा? 1440। अगला, तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? 1 डिग्री घूमने में समय लगेगा 1440 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 360। इसको काट दो, कितना आ जाएगा? 4। तो 4 मिनट लगेंगे। इसीलिए 1 डिग्री देशांतर जब आप तय कर लेते, जब पृथ्वी तय कर लेती है तो 1 डिग्री देशांतर में कितना फर्क आ जाता है? 4 मिनट का। अब हमने क्या माना है? 82.5 डिग्री को माना है अपनी मानक समय रेखा। इसीलिए आपको 82.5 डिग्री देशांतर पर समय निकालने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? 4 से। और जब तुम 82.5 की गुणा करोगे किससे? 4 से, तो तुम्हारे पास आएगा 330 मिनट। कितना मिनट? 330। गुणा करके देखना, तो ये हो गया 5 घंटे और 30 मिनट। 5 घंटे और 30 मिनट। इसीलिए भारत का 0 डिग्री देशांतर से जो समय है वो 5.5 घंटा आगे है।
आगे इसलिए है क्योंकि पूरब दिशा है ये, और पूर्व की ओर आने पर समय बढ़ता जाएगा और पश्चिम की ओर जाने पर समय घटता चला जाएगा। तो इसीलिए भारत 0 डिग्री देशांतर पर होने वाले समय से कितना आगे हो गया? 5.5 घंटे आगे हो गया। कितना घंटे आगे है ये? 5.5 घंटे। इसीलिए जब टाइम सेटिंग करते हैं मोबाइल में तो आपके मोबाइल में क्या लिख के आता है? 5:30 GMT। और GMT का मतलब है इस 0 डिग्री देशांतर रेखा का एक अन्य नाम, और वो नाम क्या है? ग्रीनविच माध्य समय रेखा। क्या नाम है? ग्रीनविच माध्य समय रेखा। अब सवाल ये है कि ग्रीनविच क्या है? तो ग्रीनविच लंदन में स्थित है। कहां स्थित है? लंदन में। और लंदन में स्थित एक ऑब्जर्वेटरी का नाम है। किसका नाम है? ऑब्जर्वेटरी का। एक ऑब्जर्वेटरी है, उसका नाम है। ठीक, ऑब्जर्वेटरी वो स्थान होता है जहां से ग्रह, तारे इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। तो ग्रीनविच इसका नाम है। तो ग्रीनविच कौन से देश में है? ब्रिटेन में। कहां? लंदन। ब्रिटेन के लंदन में। तो अब बताओ हमारा समय लंदन के समय से कितना आगे होगा? 5.5 घंटा। यानी लंदन में जब दोपहर का कितना बज रहा होगा? लंदन में जब दोपहर का 12 बज रहा होगा, 12 PM, तब हमारे यहाँ शाम का कितना बज रहा होगा? 5:30 बज रहा होगा। ठीक, ये हो गया 5:30। इसके बाद कहां तक हो गया था? इसके आगे कर्क रेखा बची होगी ना? नहीं, अभी तो यही बची है 82.5। इसको देखो अब आगे 82.5 डिग्री देशांतर हमारा मानक समय बता रहा है। यानी जो समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर हो रहा होगा वही समय पूरे भारत में हो रहा होगा, क्योंकि हमने माना ही है वो समय। लेकिन सूर्य का निकलना और सूर्य का अस्त होना एक साथ नहीं हो रहा होगा, वो तो अलग अलग टाइम पर होगा। जब अरुणाचल में सूर्य निकल चुका होगा, गुजरात में उसके 2 घंटे के बाद निकलेगा। जब यहां पर सूर्य डूब चुका होगा तब गुजरात में सूर्य 2 घंटे के बाद डूबेगा। ये तो चलेगा, क्योंकि समय में कितना अंतर है? 2 घंटे का। लेकिन हमें घड़ी एक रखनी थी पूरे भारत की, इसलिए हमने इस रेखा को अपनी मानक समय रेखा माना। और ये रेखा, अगला सवाल, कितने राज्यों से भारत की होकर गुजरती है? तो ये रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? मानक समय रेखा। कौन सी मानक समय रेखा? भारत की मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, जिसको IST कहा जाता है। क्या कहा जाता है? IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, IST रेखा। इसी को कहते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब देखो कितने राज्यों से गुजरता है? 5 राज्य। तो IST पर स्थित 5 राज्य कौन कौन से हैं? क्रम याद रखना है। सबसे पहला उत्तर प्रदेश। सबसे पहला कौन सा है? उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पे कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद ओडिशा। ओडिशा। ओडिशा के बाद आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जो किस पर स्थित है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर। दूसरा फिर हमने पढ़ा कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। और कर्क रेखा क्या है? अक्षांश की देशांतर, अक्षांश। तो ये रहा कर्क रेखा, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से जा रही है। इन 8 राज्यों का भी क्रम याद रखना है। तो सबसे पहला गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये रेखा सबसे लंबी है मध्य प्रदेश में और सबसे छोटी है राजस्थान में। तो कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य कौन से हैं? तो लिख लो इनको। कौन कौन से? सबसे पहला क्रम से लिखना है गुजरात। कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य। सबसे पहला है गुजरात, क्रम से लिखना है गुजरात। दूसरा राजस्थान। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। झारखंड के बाद आ गया अगला पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। तो सवाल यह है, कर्क रेखा पूर्वोत्तर भारत के कितने राज्यों को काटती है? 2। कर्क रेखा पूर्वोत्तर भारत के 2 राज्यों से गुजरती है। हमने लिखा था पूर्वोत्तर भारत, इस तरह से ये पूर्वोत्तर भारत हो गया। अब जैसे मैं सवाल बदल दूं, मैं कहूं कर्क रेखा पूर्वी भारत के कितने राज्यों को काटती है? अब कितने होंगे? पूर्वी भारत का एक भी नहीं, पश्चिम बंगाल और झारखंड 2 को काटती है। एक झारखंड काटती है, उसको काटती है। दूसरा मध्य भारत के कितने राज्यों को? दोनों, मध्य प्रदेश को भी, छत्तीसगढ़ को भी। पश्चिम भारत के कितने राज्यों को? गुजरात। और उत्तर भारत के कितने राज्यों को?
एक राजस्थान, राजस्थान के दक्षिणी हिस्से को काटती है, लेकिन ध्यान रखना राजस्थान को हमने किसमें रखा था, उत्तरी राज्यों में रखा। हालांकि ऐसा सवाल नहीं पूछा जाता, लेकिन तब भी याद रखना ये इस तरह से राज्य है। और हमने कर्क रेखा, IST यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, इनके बारे में पढ़ा। यहां तक ही अपना शायद हुआ था कल, या फिर ये वाला हिस्सा नहीं हुआ था, ये 82.5 वाला ये हो गया था 82.5 वाला कल। इसको नोट कर लेना 82.5 वाला, बस ये एक्स्ट्रा नोट करना है और कोई सा नहीं। देखो एक बार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो अंडमान निकोबार भारत के द्वीपीय क्षेत्रों में आता है। और अगर स्थिति की बात करें कहां पर है, तो मैप में स्थिति किस तरफ है, बंगाल की खाड़ी में। कहां है, बंगाल की खाड़ी में। यानी भारत के कौन से हिस्से की, पूर्व या पश्चिम, तो कहो पूर्वी हिस्सा। यानी अंडमान निकोबार ये रहा, अंडमान निकोबार का हिस्सा ये है। और इस तरफ कौन है, इस तरफ लक्षद्वीप है। इस तरफ कौन है, लक्षद्वीप। ये अंडमान निकोबार है। इसी अंडमान निकोबार को हमें ये वाला चित्र बनाना है बड़ा, इसको देखना एक बार। तो अंडमान निकोबार में क्या क्या चीजें हैं उनको देखो। तो अंडमान निकोबार में कुछ द्वीप हैं जो कहलाते हैं अंडमान, और कुछ द्वीप हैं जो कहलाते हैं निकोबार। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, अंडमान निकोबार। तो अंडमान का 1, 2, तीसरा हिस्सा और ये रहा चौथा हिस्सा, ये चारों अंडमान हैं। इसके बाद इनके बीच में से एक चैनल गुजरेगा, एक सकरा रास्ता, क्या कहलाता है, चैनल। इसका नाम है 10 डिग्री चैनल। क्या नाम है, 10 डिग्री चैनल। और इस 10 डिग्री चैनल के बाद शुरू हो जाते हैं क्या, निकोबार के द्वीप शुरू हो जाते हैं। तो इसका नाम है, जो द्वीप शुरू हुआ इसका नाम है कार निकोबार, दूसरे का नाम है लघु निकोबार, और तीसरे का नाम है ग्रेट निकोबार। ये द्वीप इस तरह से हैं। तो देखो, सबसे ये वाला जो उत्तर का है इसको कहते हैं उत्तर अंडमान। क्या कहा जाता है, नॉर्थ अंडमान या उत्तर अंडमान। दूसरे वाले का नाम है मध्य अंडमान, इसका नाम मध्य अंडमान। अगला वाला जो है इसका नाम है दक्षिण अंडमान। ये कौन सा है, दक्षिण अंडमान। दक्षिण अंडमान के बाद ये द्वीप दिया है, इसका नाम है लघु अंडमान। ये कौन सा है, लघु अंडमान। इसके बाद निकोबार में देखें तो कौन सा निकोबार है, कार निकोबार। अगला कौन सा है, लघु निकोबार। और लघु निकोबार के बाद अंत में आता है ग्रेट निकोबार, और इसी ग्रेट को हिंदी में कहते हैं वृहत निकोबार। और ये वही ग्रेट निकोबार द्वीप है जिस पर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट इसी कोने पर रहा, यही अंडमान निकोबार का सबसे अंतिम बिंदु है। इस अंतिम बिंदु से, जो ये बिंदु है, इस अंतिम बिंदु से इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा, उसकी दूरी मात्र कितनी है, 150 किलोमीटर। कितनी है, 150। पूछा हुआ सवाल है एग्जाम में कि ग्रेट निकोबार के अंतिम बिंदु से सुमात्रा की दूरी कितनी है, तो सुमात्रा की दूरी कितनी है, 150 किलोमीटर। अब देखो यहाँ ये द्वीपों के नाम हो गए। इस उत्तर अंडमान का इसके ऊपर एक छोटा सा द्वीप और है, और इस द्वीप का नाम है लैंडफॉल। कौन सा द्वीप, लैंडफॉल द्वीप। लैंडफॉल द्वीप, ये द्वीप कौन सा है, लैंडफॉल। इस लैंडफॉल द्वीप के ऊपर एक द्वीप और है, लेकिन ध्यान रखना वो द्वीप हमारा नहीं है, ये कोको द्वीप है। कौन सा, कोको। और कोको द्वीप किसका है, म्यांमार का। पहले ये द्वीप किसका था, भारत का। भारत के द्वारा ये किसको दे दिया गया, म्यांमार को। और म्यांमार ने वर्तमान में किसको दे रखा है, चीन को। वर्तमान में इस द्वीप पर कौन बैठा हुआ है, चीन। और चीन यहाँ बैठकर सारा नियंत्रण कहां पर रखता है, हमारे इस अंडमान निकोबार द्वीप पर। अब देखो हमारा हिस्सा यहीं तक है, तो देखो यहाँ पर एक बार लैंडफॉल द्वीप और कोको द्वीप के बीच में एक जल संधि है, इसका नाम है कोको जल संधि। कौन सी जल संधि, कोको। तो अगर सवाल पूछ दिया जाए कोको जल संधि किसे अलग करती है, तो कोको जल संधि कोको द्वीप और अंडमान निकोबार को अलग करती है, या कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप को अलग करती है। मैं आपसे कहूं कि बताओ अंडमान निकोबार के सबसे उत्तरी द्वीप का नाम क्या है, लैंडफॉल। क्या नाम है, और ऑप्शन में लैंडफॉल ना हो तो क्या होगा, उत्तर अंडमान होगा। इसके बाद अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी है, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कौन से द्वीप पर है, दक्षिण अंडमान द्वीप पर। यहां पर अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मध्य अंडमान, ये सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। अब दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में एक रास्ता है,
इस रास्ते का नाम है डंकन मार्ग। क्या नाम है? डंकन मार्ग। ये सवाल पूछा हुआ है, डंकन मार्ग किन दो द्वीपों के बीच में स्थित है? तो दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान। 10 डिग्री चैनल किन के बीच में स्थित है? लघु अंडमान और कार निकोबार। इंदिरा पॉइंट कहां पर है? ग्रेट निकोबार। ये हो गया ग्रेट निकोबार पर। ग्रेट निकोबार पर क्या स्थित है? इंदिरा पॉइंट। तो ये ध्यान रखना, इस तरह से हमने इसका विभाजन किया। अब अंतिम बात इसमें यह है, दो ज्वालामुखी द्वीप हैं, दो ज्वालामुखी द्वीप, और दोनों ज्वालामुखी द्वीप कहां पर हैं? इस मध्य अंडमान के पूर्वी हिस्से में, पूरब की तरफ। जैसे मैं ज्वालामुखी द्वीप बनाता हूं, एक ज्वालामुखी द्वीप ये रहा रेड कलर में, एक ये है और एक ये है। इन द्वीपों के नाम हैं, नाम देखना। इस वाले द्वीप का नाम है बैरन द्वीप। कौन सा? बैरन। और इस वाले द्वीप का नाम है नारकोंडम। अब ध्यान क्या रखोगे, बैरन और नारकोंडम दोनों ज्वालामुखी द्वीप हैं। दोनों कैसे द्वीप हैं? ज्वालामुखी द्वीप। लेकिन इसमें कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? तो बैरन। बैरन द्वीप कैसा है? सक्रिय ज्वालामुखी है, ये सक्रिय है। और जबकि नारकोंडम ज्वालामुखी कैसा है? सुसुप्त है। कैसा है? सुसुप्त ज्वालामुखी। तो अगर पूछा जाए क्या भारत में कोई सक्रिय ज्वालामुखी है? तो है। कहां पर है? बैरन में, यानी बैरन द्वीप है अंडमान निकोबार में। कहां पर? मध्य अंडमान के पूर्व दिशा में। तो ज्वालामुखी द्वीप दो रहे, एक बैरन द्वीप, एक नारकोंडम। सक्रिय कौन सा है? बैरन। और सोया हुआ कौन सा है? नारकोंडम। ये अंडमान निकोबार है। इसका चित्र बना लेना, इसकी बाकी बातें कल करेंगे।